हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लिफाइड. सो फ्रेंड्स, मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू इनवाइट मिस्टर अभिषेक अगस्त्य. Abhishek is an IAS officer. He secured All India rank 38 in 2018 UPSC CSC examination. और इन्होंने पहले भी 2018 में भी एग्जाम क्लियर किया था एंड ये secured All India rank 268 that time. और apart from that, Abhishek is a very good friend of mine. हम लोग कॉलेज में साथ में थे. सो वेलकम अभिषेक. Hi Devesh, thank you so much. Thank you for having me. या सो आपकी ट्रेनिंग का पीरियड खत्म हो चुका है एंड प्लीज टेल अस अबाउट हाउ इज योर एक्सपीरियंस बिन ओवर लास्ट कपल ऑफ इयर्स एंड अभी आपका करंट पोजीशन क्या है? Yeah. So, एक छोटा सा correction. I secured All India rank 38 in 2019 examination. You mentioned 28. It's a small correction. So 19 में वाला exam I cracked and 20 batch से हूँ मैं IAS के. And like every time the training goes like this only. सबसे पहले FC होता है for 3 months. हमारे time में थोड़ा कम था because of COVID. FC के बाद we have our phase 1. ऑलमोस्ट 4-5 महीने का होता है टिल मार्च. फेज 1 के बाद फेज 1 भी एकेडमी में होता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड फेज 1 के बाद वी आर सेंट टू डिस्ट्रिक्ट्स. सो मेरा कार्डर तेलंगाना कार्डर है. सो जो भी आपका कार्डर है, जो भी स्टेट है, यू आर सेंट देयर एंड यू हैव टू स्पेंड अराउंड 1 year इन अ डिस्ट्रिक्ट. और उस 1 साल में यू हैव टू वर्क अंडर अ डीसी और अ कलेक्टर. राइट. एंड ड्यूरिंग दैट 1 year आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो भी डिस्ट्रिक्ट में है, यू आर attached to those departments and basically आपको exposure मिलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी डिपार्टमेंट्स है. You get to know what all they're doing, क्या मैंडेट है उनका, क्या फंक्शनलिटीज है उनके, स्ट्रक्चर क्या डिपार्टमेंट का और कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. So I finished my district training in April this year only. उसके बाद we are called back to academy again for around 6 weeks for phase 2. So phase 2 is about experience sharing. So सब लोग पूरा बैच 180 पीपल का होता है. ऑल ऑफ देम रिपोर्ट बैक टू द अकेडमी एंड वहां पर कुछ मॉड्यूल्स वो ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि बेसिकली जो हमने डिस्ट्रिक्ट में सीखा है वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं. बाहर से एक्सटर्नल फैकल्टी भी आता है, गेस्ट स्पीकर आते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, एकेडेमिया से आते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर से भी आते हैं. सो दिस अगेन कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सपोजर दैट वी आर गिवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग. सो 6 weeks का रहता है वो. और उसके बाद आफ्टर दो 6 weeks 3 महीने का असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप होता है, जो दिल्ली में किसी मिनिस्ट्री के साथ हमें अटैच किया जाता है सबको. सो ये 2014 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम. लास्ट 2 साल से नहीं हो रहा था कोविड के चलते. सो ours is a lucky batch in that sense because we got an opportunity to serve as assistant secretary with the government of India. So currently I am in Ministry of Civil Aviation, posted as assistant secretary, and 2 of us from 2020 batch are in Ministry of Civil Aviation. बाकी सब लोग जो है उनको अलग मिनिस्ट्रीज मिली हैं. किसी को होम में है, कोई डिफेंस में है, कोई ऑल सॉर्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज में हम लोग अटैच होते हैं. सो इस अटैचमेंट का मेन जो फंडामेंटल पर्पस यही है कि हमें सबसे पहले तो एक्सपोजर मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कैसे करती है. बिकॉज एज एन IAS ऑफिसर हमें मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइम वी हैव टू स्पेंड इन आवर स्टेट्स व्हिच इज आवर कार्डर. तो बिफोर गोइंग टू आवर स्टेट वी आर गिवन दिस बर्ड्स आई व्यू ऑफ the functioning of government of India. So मेरे case में I was given Udan scheme, RCS Udan scheme. I had to study the scheme and suggest improvements. So that was my project. It is still going on. It is supposed to end on 7th of October. So on 7th of October, this assistant secretary part will be over and we'll have to report back to our states. And वहाँ हमें first field posting मिलेगी, जो कि generally कहीं SDM लेवल की होती है. जैसे तेलंगाना के केस में वी आर गिवन द चार्ज, वी आर गिवन एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी एज द फर्स्ट चार्ज. सो दिस इज हाउ इट गोस लाइक. सो सिमिलरली J&K में दैट वुड बी एन SDM लेवल पोस्ट. या J&K में yes, for 1.5 years you will have to serve as SDM. So after 4 years of your service, that is like little over 2 years of training and a little less than 2 years of work, you'll get your first promotion and you'll enter STS, that is senior time scale. Or once you enter STS, तब आप SDM नहीं रहते. SDM is not an STS post. So उसके बाद you get posted as ADC or some mission director, and after 4-5 years you become eligible for DC.
Okay, so that's how the JNK hierarchy में goes. फर्स्ट पोस्टिंग, हाँ या JNK में फर्स्ट पोस्टिंग SDM रहता है. ठीक है. So friends, so Abhishek, I have a question from one of our students, and आपने काफी points इसमें से already answer कर लिए हैं. He's asking about training program in Lapasna. We've discussed that. Job profile and responsibilities of an IAS officer after the phase 1 of training. You've also training program में मैं I'd want to mention a few more things. So right. जो तीनों phases होते हैं, FC, phase 1, then phase 2, district training के बाद, इनमें although main जो है वो exposure ही रहता है, ज़्यादा I mean classroom teaching का इतना role नहीं रहता. Okay. But तीनों में जो sort of जो exposure है उसके तीनों में जो exposure है उसका जो sort of objective है वो थोड़ा different रहता है. FC में it's more about spirit core, like get to know about, क्योंकि FC में सभी services के लोग होते हैं. So the main objective is to get to know about people from other services, build bonds, and overall, like, I mean that foundation course is not focused on IAS as a service. तो वहाँ पर जो guest lectures आते हैं वो एक overall view देते हैं, हर तरह के sector से आते हैं. Phase 1 में जो training है that is more oriented towards our role as IAS. So अलग-अलग तरह के module होते हैं, हमें law पढ़ाया जाता है, education sector से officers आते हैं, academia से लोग आते हैं, education का एक पूरा module होता है एक हफ्ते का, अलग-अलग schemes बताई जाती हैं, different officers हैं जिनके अलग-अलग experiences रहे हैं field level पे, वो share करते हैं, जो top level पे officers बैठे हैं, जो policy making में है, वो लोग अपना experience share करते हैं. So in a way, just to broaden our horizons, top से लेके bottom तक क्या चल रहा है, क्या-क्या realities हैं, उससे हमें expose किया जाता है. Then district training में हमें खुद first hand experience मिलता है district में जाके, exactly चल क्या रहा है, problems क्या face कर रहे हैं, जो already functionaries काम कर रहे हैं वो क्या problems face कर रहे हैं, and उनके according solution क्या है, और how do you see those problems and what would you do to sort of solve them. Then phase 2 में again जैसे मैंने बताया कि experience share करते हैं. Since India में अलग-अलग states में systems काफी variability है, problems भी ground level पे, although a similar thread runs throughout, but subjectivity काफी रहती है problems में भी. तो वो exposure जो है उससे हमें पता लगता है कि बाकी जगह क्या चल रहा है और उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया है. सो ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव एक्सपोजर ही रहता है, बट तरीके अलग बदलते रहते हैं थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग. ओके, सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हाट डिफरेंस कैन एन आईएएस ऑफिसर मेक टू द लाइफ ऑफ अ पुअर एंड मिडिल क्लास पर्सन इन जनरल. सो ये तो आई मीन बेसिकली दिस इज द मोस्ट एम्पावरिंग, राइट. I mean, you are most empowered person in the entire hierarchy of government as an SDM or as a DC. You can make a great fundamental difference in the living condition of people who are poor or underprivileged. So, तुम कोई भी welfare का sector touch कर लो, education हो गया, health हो गया, rural development हो गया, I mean nutrition हो गया, सब departments आपके अंडर काम कर रहे हैं. जब आप district administration जो है as the DM और collector और DC, you are the head of state in a district. तो वो सब डिपार्टमेंट्स आपको रिपोर्ट कर रहे हैं. और गवर्नमेंट, हमारा वेलफेयर नेटवर्क जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट्स का, वो काफी ब्रॉड है, काफी ब्रॉड बेस्ड है. हर तरह के डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम है वहां पे, और वो अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है तो इट इज, आई मीन आई कैन से दैट इफ दैट स्कीम इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, द पर्सन हु इज द टारगेटेड बेनिफिशियरी विल गेट द requisite welfare. So as the head of this district, you'll be able to ensure कि उस बंदे को उसका ड्यू मिल रहा है. True. Okay, so this was about your job profile. Now let's hit the bullseye and हमारे जो अभी आज का इशू है. पहले तो मैं बात कर जाऊंगा, कल यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है. So final words for the aspirants जो कल अपेयर होने जा रहे हैं एग्जाम में. Since you have appeared in the exam 3 times I believe, and आपको काफी वास्ट एक्सपीरियंस है इसका. नर्व्स, यू मस्ट रिकॉग्नाइज की किस तरह की नर्व्स होती हैं रात को. सो प्लीज कुछ बताओ उनको भी. सो जो लोग तो फर्स्ट टाइम मेंस लिखने जा रहे हैं उनको तो उस टाइम काफी नर्वस हो रही होंगी, काफी एंजाइटीज हो रही होंगी. तो मैंने भी सेम फेस किया. इनफैक्ट आई वाज इन अ वेरी बैड स्टेट जब मैं फर्स्ट टाइम मेंस लिखने जा रहा था. तो आई ऑलमोस्ट वांटेड टू स्किप इट. आई वाज नॉट इन अ कंडीशन टू राइट इट. आई वाज लाइक मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, सब चीजें भूल रही हैं. राइट. सो आई विल प्रिपेयर बेटर नेक्स्ट ईयर. And
I should skip it. I should rather use these 10 days to read more, prepare better. But ऐसा कभी नहीं करना. It's a competitive exam. True. Knowledge आपने काफी gain कर लिया. अगर आप mains तक पहुंचे हो तो you've been studying for 1 year at least. काफी knowledge है आपके पास. और सब कुछ तो आप जान भी नहीं सकते. So जितना आप जानते हो काफी है. आज की रात आराम से सो. कल एकदम कॉन्फिडेंट होके जाओ कि I know it all. Right. और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो. 10 मार्कर के लिए 8 मिनट रखने हैं, 15 मार्कर के लिए 10 मिनट्स रखने हैं. Right. और वो जो आपका कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, जस्ट स्टिक टू दैट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. बड़ा बेसिक सा ये अप्रोच है. कुछ नया मैं भी आपको नहीं बता सकता और कोई और भी नहीं बताएगा. जस्ट कीप योर नर्व्स काम. राइट. हैव फेथ इन योरसेल्फ. और डर लगेगा, डर लगता रहेगा और ये नेचुरल है. डरना, आई मीन इफ यू आर अफ्रेड डजंट मीन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट. राइट. बीइंग अफ्रेड इज it's kind of natural in this phase. So ठीक है, उस डर को accept करो and try to give your best, having that fear inside you in those 3 hours. True. So एक और एडवाइस है, रिमेंबर जब मैं भी मेंस करता था यूपीएससी का, तो आपने मुझे दी थी, दैट वाज कि ट्रीट ईच क्वेश्चन इक्वली. और अगर देयर विल बी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो नहीं आएंगे, सो जस्ट गो थ्रू देम. नहीं आता उनको छोड़ के अगला क्वेश्चन करो. वंस यू आर इन द फ्लो, मोमेंटम में लास्ट में टाइम मिलता है, डू इट इन दिस. बाकी रेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स. एंड अब अभिषेक, लेट्स टॉक अबाउट एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. एग्जैक्टली सब क्वेश्चंस को इक्वली ट्रीट करो. डोंट एंड अप राइटिंग बेस्ट आंसर्स फॉर 10 क्वेश्चंस एंड देन एवरेज आंसर्स फॉर 5 एंड एंडिंग अप स्किपिंग द लास्ट 5 क्वेश्चंस. ऐसा कुछ नहीं करो. टाइम दो एक क्वेश्चन को 8 या 10 मिनट एंड ट्राई टू राइट ऑल दैट यू कैन गैदर इन दोस 10 or 8 minutes and try to write a fine answer. Don't try to I mean there are times ना जब ऐसा होता है कि टॉपिक ऐसा आ गया कि यार ये तो मैंने अभी पढ़ा था, just write the best answer for this. तो उस बेस्ट आंसर को लिखने के चक्कर में आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लोगे उसमें, जबकि मार्क्स आपका हार्डली 1 या आधा नंबर एक्स्ट्रा आएगा उसमें. बिल्कुल. हाँ, और वो 2-3 मिनट जो आपने एक्स्ट्रा ले लिए वहां पे, that will end up sabotaging next 4-5 answers. तो आपके back of the mind you'll always have this thing कि I'm running late. तो ऐसा नहीं करना है. टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है मेंस में. और जो लोग पहले लिख चुके हैं मेंस, उनको तो ये चीजें क्लियर होंगी. बिकॉज सेकंड टाइम मैंने वेंट इनटू द मेन एग्जामिनेशन हॉल, आई न्यू इट कि टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है. डर जो लग रहा है नेचुरल है. राइट. थोड़ा हाथ भी कांपेंगे स्टार्टिंग में, बट वंस यू एंटर दैट फ्लो स्टेट इट विल बी रिलेटिवली इजियर फॉर यू. सो ठीक है, एक्सेप्ट दिस स्टेट एंड जस्ट गिव योर बेस्ट इन नेक्स्ट 5 to 10 days, whatever is there. Right. In first paper वैसे ही essay का, तो you get a little more time to get acclimatized and get used to the process. Writing का जो part है. Yes. So Abhishek, let's start with JKS mains के regarding हमारे पास काफी queries हैं. So पहला तो since आपका optional political science था, so एक query है कि political science isn't a scoring optional when it comes to KS. पिछले जो 2018 का जो एग्जाम था, the marks were on the quite lower side. So okay, the question is, can you please suggest what are other areas where one should focus more to fill in for the deficit? अब मैं अपना पॉइंट एक ऐड करता हूँ कि आई बिलीव कि हर एक ऑप्शनल में वेरिएबिलिटी तो डेफिनेटली होती है. 10-20 नंबर का ऊपर रीच हो जाता है. बट यू कैन, एज यू हैव आल्सो टोल्ड मी, वी हैव डिस्कस्ड आल्सो कि हर एक ऑप्शनल में यू कैन गेट एटलीस्ट लेट्स से 260-70 मार्क्स. सो पहला कि क्या टेम्पलेट होना चाहिए फॉर नेक्स्ट couple of months to prepare the optional, क्या क्या चीजों पर फोकस करना है. और सेकेंडली, एज ही सेइंग कि अगर सपोज ऑप्शनल में नंबर कम आते हैं तो बाकी कौन से एरियाज हैं जीएस में जहां पे आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं. ओके, सो पहले तो आई डोंट एक्सेप्ट दिस नोशन कि पीएसआर लो स्कोरिंग है, बिकॉज अभी तक एक ही बार जेकेएस की मार्क लिस्ट आई है. सो यू कांट जस्ट क्लेम कि ये ट्रेंड बन चुका है पीएसआर कम है, बिकॉज यूपीएससी में भी ऐसा है. देयर वर टाइम्स जब कह रहे थे बहुत लो स्कोरिंग हो गया, अभी आई थिंक ज्योग्राफी का चल रहा है. तो ऐसा नहीं है. हो सकता है 1-2 साल एक ऑप्शनल टैंक करे और नेक्स्ट अगले साल कोई और टैंक कर जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. तो जो आपका ऑप्शनल है, जस्ट हैव फेथ इन दैट. अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो जस्ट स्टिक टू इट. जस्ट स्टिक टू इट. और मतलब मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिनके हार्डली 250 मार्क्स से ऑप्शनल में, एंड येट दे गॉट रैंक्स इन टॉप 30, टॉप 20 इन आईएएस, इन यूपीएससी. सो इवन विद अ कंपैरेटिवली लोअर स्कोर इन ऑप्शनल, you can bridge that gap by focusing on other areas, जो कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. अदर एरियाज क्या है? अदर एरिया में सबसे पहले तो आपका आता है एथिक्स और दूसरा आता है एसए, जो जिनमें मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. एसए में 120 भी आते हैं, 150 भी आते हैं.
दैट्स ट्रू। और काफी लोग हैं जो जिनका मिड रैंक रहता है और एसए में 110 15 20 मार्क्स हैं, और सेम काफी लोग ऐसे हैं जो एकदम ऊपर हैं रैंक्स में और उनका एसए में स्कोर 150 है। तो 30-40 मार्क्स का आई डोंट थिंक इन एनी अदर जीएस पेपर यू कैन मेक सच अ डिफरेंस। 30-40 मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता। जीएस 3 में अगर आपका एवरेज स्कोर 90 है, 80-90 है, तो टॉपर 120 जाएगा, 110-15 जाएगा। राइट। तो टॉप और बॉटम में इतना डिफरेंस होगा, बट एसए में इतना डिफरेंस आपको बहुत रेगुलरली दिखेगा। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू एथिक्स ऑल्सो। एथिक्स में भी 110-20 एवरेज रहता है, जबकि एवरेज नहीं, सॉरी, लोअर एंड पे रहता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। और एथिक्स में सेम जो ऊपर वाले मार्जिन में लोग रहते हैं उनका 150-60 रहता है। राइट। सो इन दो एरियाज में मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करते हैं तो मिनिमम एफर्ट डालने से या कम एफर्ट डालने से आउटपुट काफी ज्यादा मिलता है। Whereas in other 3 GS papers, 1, 2, 3, the effort that you need to put in order to bring the output is relatively higher. So focus on ethics and essay along with your option. In fact, मेरे लिए ये try हुआ है ethics optional and essay. If you like, इन तीनों पे ज्यादा एफर्ट डालो और इनका आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा vis-a-vis the other 3 GS paper. So ethics में again you have case studies. So case studies can fetch you very high marks if you attempt them properly. If you develop a template की case study attempt कैसे करनी है and you do it properly, you will get good marks. और essay में भी, I mean, again there is an approach. You take a good amount of time in developing the structure of the essay, and only after you've brainstormed enough, start writing. So I think 3 hours में आपको 2 essay लिखने होते हैं, and 90 minutes each for each essay you have. So उन 90 minutes में you take 15-20 minutes to develop the structure of the essay. Because see, essay में क्या है, you have to convince the reader about your point of view. जो भी आपका point of view, जो भी आपका take है उस topic पे, you have to convince the reader. So 4-5 dimensions pick कर लो कि ये dimension में touch करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, 4-5 होगी, and उन पे 100 word each आप develop कर, सोच लो मन में क्या लिखना है, कुछ examples, कुछ thinkers, कुछ current examples हर dimension में. And then you have an introduction, और introduction भी आपको कुछ वो एकदम catchy नहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं. You can start very simple, start with a definition, start with some figures. ज़्यादा technical मत जाइए. I mean, don't make your essay reflect what your optional is. ज़्यादा technical नहीं जाना उसमें. Keep it simple. Keep it simple. Keep it very fluid, and stick to the topic. Always have this thing in your mind कि I'm trying to convince the reader कि this is my point of view and I'm very well versed with my arguments. My arguments are complete. There are no loose ends. And then you have a 100-word conclusion. So 1200 word का essay I think is demanded. So 800 to 900 words is enough. Okay. If you keep both the essays simple, take 15-20 minutes to develop the structure, identify your dimensions, and develop those dimensions properly, you'll get above average marks. Right. Ethics में again, like I mentioned, case studies का जो है, case studies practice करो अच्छी. जो ethical dilemmas वहाँ आ रहे हैं, value conflicts जो आ रहे हैं, उनको identify करो. Then take a stand कि I'll support this value over the other, and give a good argument कि I am picking this value over the other because I believe in this, and इसके outputs ये निकलेंगे. Right. So it's a, I mean, we can have a session on ethics also sometime later. So I can tell you how to identify the ethical dilemmas or value conflicts and how to justify your take. Right. So this is all about essay and ethics from my side. Okay. And definitely it takes a lot of practice to figure out these things. Or I think it's high time, though going by the date sheet, the tentative dates that they've given, 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं. So I think अब आपको essay और ethics पे भी properly ध्यान देना शुरू करना चाहिए. So Abhishek, एक और जो question है, that is regarding current affairs. Yeah, what are the best sources for current affairs, and how should I make notes for the current affairs? So I did not make any notes for current affairs because time consuming है notes बनाना. So मेरे notes कुछ optional के रहते थे और mainly GS3 के रहते थे, economics part के, because उसको आपको update करते रहना पड़ता है. Right. तो current के मैं notes नहीं बनाता था. I would read newspaper, but I would never take any notes from newspaper. Okay. I would pick a monthly magazine, monthly compilation of current affairs. किसी भी institute का ले लो, Vision IAS का market में मिल जाता है. I would purchase that and I would read it. 4-5 times you have to read it. और उसको read करने का तरीका वो passive reading नहीं होनी चाहिए कि ये पढ़ लिया मैंने, okay, underline कर लिया, 4-5 चीज देखी. थोड़ा खुद dimensions explore करने की कोशिश करो. For example, if there is a question on some act,
Right. कोई नया लॉ आया सपोज, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अभी तो नहीं है, इनफैक्ट पुराना हो गया, बट उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये आया था तो उसके अलग अलग डिमेंशन हो सकते हैं कि सेक्युलरिज्म पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोशल फैब्रिक, सोसाइटी पार्ट में आ सकता है, सोसाइटी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सेक्युलरिज्म पे क्या इम्पैक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका। सो एक बार इस तरह से आपने आई मीन ऐसे प्रोएक्टिवली एक टॉपिक को पढ़ लिया ना उस मंथली मैगजीन से, तो आपके हराइजन्स काफी वाइड हो जाएंगे। सो अगेन अगर आप एग्जाम में जा रहे हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, कोई भी है, कुछ भी स्टेटमेंट दे रखा है किसी का भी, क्रिटिकली एग्जामिन या व्हाटएवर, तो आपके हराइजन्स ऑलरेडी, आपने वो अलग अलग डिमेंशन ऑलरेडी एक्सप्लोर कर ली है उसकी, तो आप आंसर उसका लिख पाओगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है दिमाग में, आप उसको अप्लाई कर दोगे और एक आंसर डेवलप कर दोगे, उसका एक एवरेज आंसर आपका बन जाएगा। सो उस मंथली मैगजीन को रीड करने का तरीका, अगेन आई वुड एम्फसाइज कि पैसिव रीडिंग मत करो कि बस रीड कर लिया, याद कर लिया, रीड कर लिया, याद कर लिया। सोचो, ट्राई टू अप्लाई योर माइंड, रेमिफिकेशंस क्या है इसकी, अलग अलग सेक्शंस जो है क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका, सिलेबस में जो टर्म्स मेंशन कर रखी हैं उसको रिलेट करो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की न्यूज से, कि उस पर्टिकुलर एरिया में इस न्यूज से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एंड यूज गूगल ऑल्सो, ट्राई टू सॉर्ट ऑफ know more about it by googling it and reading a little more. So नोट्स बनाना मेरे अकॉर्डिंग, मतलब आई डिडंट मेक एनी नोट्स फॉर करंट अफेयर्स, मैं उस मैगजीन से ही करता था रिवाइज। और इसका एक और फायदा होता है कि जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो ना, देयर आर टू वेज टू राइट एन आंसर। वन इज की रिलाई ऑन योर मेमोरी, कि इसके बारे में मैंने ये पढ़ा है तो वो लिख दिया। दूसरा होता है कि बीइंग क्रिएटिव, राइट। अगर आपने कुछ चीजें याद कर रखी है नोट से, और अगर वो स्ट्राइक नहीं करी वहां पे एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे और पैनिक मोड में आ जाओगे। लेकिन अगर आपने वो क्रिएटिव अप्रोच चुनी है, तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा एंड उस टाइम उसको डीकंस्ट्रक्ट किया और 3-4 कंपोनेंट्स में लिखना शुरू कर दिया, जो भी आपके दिमाग में उस टाइम आ रहा है। सो आई वुड रिकमेंड कि ऐसे प्रोएक्टिव रीडिंग करो करंट अफेयर्स की, रिलेट करो उसको, टाइम लगाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में उसको पढ़ने में, जल्दबाजी मत करो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, बट ऐसे डायमेंशन एक्सप्लोर करके पढ़ो। और आंसर राइटिंग में थोड़ा क्रिएटिव अप्रोच यूज करो, मेमोरी पे ज्यादा रिलाई मत करो। डोंट ट्राई टू गो बैक इनटू योर नॉलेज डेटाबेस टू recollect what all you've read about a particular topic. Try to be creative while writing answers. Okay. So मतलब ये जो themes है across the syllabus, आपको उनमें interlinking करनी चाहिए while reading the newspaper और monthly current affairs जो भी आप पढ़ रहे हैं. Yeah. Yes. So that's a very good advice. So Abhishek, next जो question है, that is regarding answer writing, कि how to manage your टाइम while राइटिंग आंसर्स एंड स्ट्रक्चर्स। हमने ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा पर्सनल भी है, जो क्वेश्चंस, खासकर जो क्वेश्चंस आपको आते नहीं है, you have an idea, let's say I remember 2019 when we were writing mains, so there was a question regarding cyberdome, and most people did not know much about cyberdome, and we discussed it afterwards, and you told me कि इस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए। So ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे you know the crux of the topic that it belongs to, but आपको ये नहीं पता कि इसके एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं, उसको कैसे हिट करना चाहिए? See, अगेन अगर आपने एक साल तैयारी की है ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं। राइट। हाँ, काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ बैंग ऑन आंसर नहीं है आपके पास, यू विल हैव टू बीट अराउंड द बुश टू डेवलप एन आंसर। बट कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आपको जीरो आइडिया कि क्या है ये। Right. So like cyberdome again and other topics like this, तो आपको पता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा something, so you know about the policy, कुछ facts हैं, then you know कि इंडिया के साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसमें ग्लिचेस क्या हैं, so वहां से 1-2 पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। then conclusion में you also know कि हमें जरूरत क्या है, किन किन चीजों की है, तो वो conclusion भी आप डाल सकते हो। तो 10 में से अगर आपको इन चीजों का पता होता सबका, तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, बट इस आंसर से भी आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, ठीक है। सो आपका जो इंटेंशन है वहां पे, दैट इज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। ओके। और अगर if there is a person who completely skips this question under the impression कि he or she doesn't know the answer, and then there is another person who's writing all those things and he's already 2 marks ahead of those people who skipped it. So 2 मार्क्स करके 8-10 6-7 पेपर में 15-20 नंबर का गैप तो ऐसे ही पड़ गया। और I'm pretty sure ऐसे 5, आई डोंट थिंक ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे इतना डायरेक्ट पूछा होगा, बट 2-3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे जहां डायरेक्टली बैंग ऑन पूछा हुआ है कि बताओ ये क्या है। राइट। तो इस अप्रोच से यू कैन मेक अ डिफरेंस। ट्रू।
अब यहाँ पे क्योंकि हम लास्ट टाइम का जो केएस मेंस का एग्जामिनेशन था उसमें भी क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं थे जहाँ पे आपको थीम्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, बट क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग इस तरह की थी कि यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है, या फिर फॉर्डर पॉइंट बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ओमान का एक क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था जहाँ पे 2-4 ही पॉइंट्स थे. सो वहां पे आपका ये जो आपने बताया ये काम आएगा कि आपको जो उसका इन जनरल ये सब में ये आएगा काम, ट्रस्ट मी. आपको सी होता क्या है, व्हाट हैपेंस इज कि कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है, राइट. तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या लिखना है इसमें. आई एम प्रीटी श्योर अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे, गिव इट 1 मिनट, राइट, 1 मिनट दो उसको डिकंस्ट्रक्ट करो उसको, बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे वहां पे. और 2-3 पॉइंट्स अगर मिल गए ना आपको रेलेवेंट, तो आप आंसर लिख सकते हो, डिसेंट आंसर लिख सकते हो. Maybe we can hold a session on this also कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन that seem difficult but अगर आपने deconstruct कर लिए it gets very easy. So एक जो क्वेश्चन हर क्वेश्चन को you have to deconstruct 30 seconds तो क्वेश्चन को देने ही होते हैं, 2-3 बार उसको रीड करना ही करना है. राइट. जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है ना कि we tend to write what we know about that particular topic rather than what is being asked. Right. तो ऐसा लगता है कि मैंने तो पूरा पेपर कर दिया, पूरे 20 आंसर्स लिख दिए, बट एंड में जब मार्क्स आए तो कम आए. कम क्यों आए? बिकॉज आपने क्वेश्चन की डिमांड को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया. तो उस डिमांड को एड्रेस करने के लिए यू हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और उसके लिए आपको 2-3 बार पढ़ के उसको contextualize करना है, and then you try to sort of structure that in your head and then start writing. In fact, right from the very first word you write in the introduction, it all makes a difference. Introduction कभी-कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा, people will start with a definition, people will start with a totally irrelevant fact. Right. तो ऐसा नहीं होता, इंट्रोडक्शन भी एकदम relevant होनी चाहिए, because 200 words I think वहाँ 10 मार्कर लिखने के लिए, 200 में से most of us write only 150, तो most of us write 125 only. तो उसमें से भी अगर आप ऐसे जंक भर दोगे उसमें, तो you'll run short of the length of paper. I mean, वहाँ limited space provide की गई होती है, तो you have to make sure that every word that you're writing there addresses the demand of the question. Right, and coherence is the word that's been written in your syllabus कि they expect कि आप coherent answers लिखेंगे. Exactly. So वो तभी आएगी जब आप context में बैठ के उस आंसर को लिखेंगे. So एक क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग रिगार्डिंग था कि how to practice the answer writing, especially for the ones who will be writing mains for the very first time. अब यहाँ पे दो तरह का है कि एक तो आप सीधे ही टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, या सेकंड डेली आंसर राइटिंग के थ्रू फर्स्ट यू गेट यूज्ड टू आंसर राइटिंग. सो व्हाट शुड बी द अप्रोच? सी इट्स अ 3-phase प्रोसेस मेरे अकॉर्डिंग. तो पहले क्या है कि आपको ना वर्ड लिमिट पे फोकस करना है और ना ही टाइम लिमिट पे. पहले तो पुट योर पेन डाउन, बिकॉज सबसे बड़ा इनर्शिया वही है कि हमें लगता है मेरे को अभी पता नहीं है, नॉट रेड इनफ, आई विल राइट इट व्हेन आई नो इनफ. राइट. तो वो कभी नहीं आएगा. आई हैव सीन पीपल जो 3 साल से हैं बट अभी तक एक आंसर नहीं लिखा. राइट. people who've been preparing from years, but अभी तक लिखने का टाइम नहीं आया because I don't know enough, that kind of logic they have. तो ऐसा नहीं है, whatever you have in your mind, just put your pen down and start practicing. So पहले give yourself 10-20 days जिसमें आप 2 आंसर 3 आंसर रोज के लिख रहे हो without bothering about the word limit as well as the time limit. ठीक है. तो उसमें आपको क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करनी है and try to structure it, intro, body, conclusion. Right. Intro, body, conclusion में. Then once you've overcome that inertia, try to stick either to the time limit or word limit. 5-10 दिन उसको दो. Once you've mastered them, then the third one is try to stick to the word limit or the time limit, whichever you've missed in the previous stage. Then after you're well versed with writing individual answers, move on to the entire test. 20 questions address करना, तभी start करना आप जब आपने word limit भी stick हो रही है, time limit भी हो रही है. Then you start attempting the entire test paper. So by the time you are in the phase 3, that is you're writing entire test, I'm pretty sure आपका सारे skills अच्छे से master हो गए होंगे. और ये लिखने का inertia overcome करना कोई बड़ी चीज नहीं है, just needs effort. और आपको daily basis पे लिखना पड़ेगा. You write for 2 weeks, निकल जाएगा डर ये वाला. Definitely. So अभिषेक, एक और क्वेश्चन जो circumstances से आप भी गुजरे हैं कि this guy is asking कि he has been through 3 UPSC prelims and has not been able to sadly clear those exams, or he's very hardworking but something's going wrong. इसने 2021 का mains भी लिखा है and he's also writing this one. So he's asking for guidance कि since his aim is to clear UPSC and he has 3 chances left, so and he's feeling a little stuck in the process since he's been writing the exams for last 5 years. So what would be your suggestion to this man?
So अगर आप प्रीलिम्स में अटक रहे हो तो I mean it's not because you're less informed than others. Right. It's because आपका एक तो मे बी प्रैक्टिस कम है और दूसरा मेरे अकॉर्डिंग वो चांस फैक्टर बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में, आई एडमिट इट ओपनली कि प्रीलिम्स में चांस फैक्टर बहुत ज्यादा है. काफी लोग हैं जिनको काफी ज्यादा नॉलेज होती है, प्रीलिम्स पार नहीं कर पाते, एंड देयर आर मेनी पीपल जो ज्यादा नॉलेज पार्ट पे फोकस नहीं करते व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. दे फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग मोर, गेस वर्क उनका बेटर हो जाता है एंड दे पास इट इजीली. आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 6 के 6 प्रीलिम्स पास किए और मेंस में एक बार भी नहीं हुआ. सो प्रीलिम्स में आपकी नॉलेज इतनी टेस्ट नहीं हो रही. प्रीलिम्स इट्स अ फिल्टरिंग एग्जाम. नो, राइट, आपको रिजेक्ट नहीं होना. अगर आप रिजेक्ट नहीं हो रहे तो आप ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो. व्हाइल मेंस इज अ कंप्लीटली नॉलेज सेंटर्ड एग्जाम, नॉलेज सेंट्रिक एग्जाम. मेंस में आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है. तो प्रीलिम्स में 3 बार नहीं हुआ, ठीक है, मेरा भी 2 बैक टू बैक प्रीलिम्स नहीं हुए थे. आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी होपलेस ड्यूरिंग दैट टाइम. बट यही है कि फिगर आउट करो, पिछला पेपर उठाओ एंड फिगर आउट करो कि क्या क्या चीज लैक कर रही है. आपकी नॉलेज कम है, देखो जो भी आपने क्वेश्चन गलत किए ना उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. एक तो यहाँ मेरे को पता नहीं था, आई डिडंट नो द आंसर टू दिस. दूसरा होता है मैंने जल्दबाजी में स्टूपिड मिस्टेक कर दी. और तीसरा होता है कि यार यहाँ पता भी होता तो मैं गेस नहीं कर पाया. एंड अकॉर्डिंगली जो पार्ट आपका वीकेस्ट है उस पर फोकस करो. देखो स्टूपिड मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो, कंप्लीटली नहीं बट 90%. एक दो क्वेश्चन तो स्टूपिड मिस्टेक होंगे ही होंगे. अब वो नॉट करेक्ट पिक करना था वो नहीं कर पाया, ए करना था OMR पे बी भर दिया. तो ये चीजें आप मिनिमाइज कर सकते हो, ये चीजें आप मिनिमाइज कर सकते हो. यू हैव टू बी मोर फोकस्ड, मोर मेंटली फोकस्ड ड्यूरिंग दोस 2 आवर्स. दूसरी वाली नॉलेज वाली है तो अगर आपका आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडिवल से जा रहा है तो उसको इग्नोर कर सकते हो आप, बिकॉज वो जितना ही पढ़ लो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. तो स्टिक टू द बेसिक सोर्सेज. अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से जा रहा है, बेसिक इकोनॉमिक्स से जा रहा है, ज्योग्राफी से जा रहा है, तो वहां उस पर फोकस करो, एनरिच योर नॉलेज. तीसरा वाला गेस वर्क है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग. उसके लिए अटेम्प्ट मोर टेस्ट. और टेस्ट अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि 100 टेस्ट लगा लो, 200 टेस्ट लगा लिए, 4 टेस्ट सीरीज लगा ली. आई वुड टेक 2 टेस्ट सीरीज. जो मेरे 2-3 बार प्रीलिम्स जो मेरा पास हुआ था, मैंने 2 टेस्ट सीरीज ली थी और मैंने उनको एटलीस्ट 2-2 बार और रिवाइज किया था. राइट. तो टेस्ट सीरीज सर्व्ड अ ड्यूल पर्पस फॉर मी. एक तो मेरा गेस वर्क बेटर हो रहा था. आई वुड अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चन जिनका मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं था. कुछ कुछ अपना लॉजिक डेवलप करके आई वुड ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर. और उससे मेरा गेस वर्क इंप्रूव हुआ था. फाइनल पेपर में भी मतलब मेरे गेस वर्क जो थे वो वर्क किए थे. और दूसरा पर्पस था टेस्ट सीरीज का कि मेरी नॉलेज एनरिच हो रही थी. आई वुड रीड द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एंड आई वुड रिवाइज देम. और जो कुछ कुछ गैप दिखता था अपनी नॉलेज डेटाबेस में, आई वुड प्लग दैट, आई वुड ट्राई टू प्लग दैट. सो टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, ज्यादा मत लगाओ, 1 या 2 टेस्ट सीरीज लो, उसको रिवाइज करो बार बार. एंड while you're attempting that test series, try to mark answers for all the 100 questions. I mean, guess lows. Right. आपका guess work improve होगा उससे. और फाइनल एग्जाम में भी आपको guess करना पड़ेगा. बिकॉज अभी मैं जो देख रहा हूँ यूपीएससी का प्रीलिम्स जो भी आ रहा है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनके स्ट्रेट आंसर्स निकलते हैं. राइट. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस. और वहां आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, उसको कंफ्यूज नहीं होना है. जो आपको सीधा दिख रहा है आंसर एक प्लेन सिंपल लीनियर लॉजिक के अकॉर्डिंग, यू हैव टू गो विद दैट. और वो हैबिट आपकी प्रैक्टिस से बनेगी. राइट. ट्राई टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग. ओके, सो that's that for this particular question. So अभी के लिए हमारा इतने ही क्वेश्चंस हैं. So अभिषेक, पहले तो ये बताइए कि what's your plan for the next stage of your career, like you're going back to your district in a month or so, I guess. Yeah. So abhi after this assistant secretaryship program is over, we'll have to report back to our cadre. So wahan jaake first posting milegi. So actually all of us are actually waiting for that. Okay. So that's great. So first posting, I'm excited also because it's going to be a very responsible phase. The phase of responsibility is going to start then only. Abhi tak to training part tha. It was all about learning. So while you're learning, you can make as many mistakes as you do in order to learn, as long as you're learning. But wahan par all the mistakes, all the stupidities that you do will be accounted. Right. You know? It's time to use the craft that you have learned over the last couple of years. Yeah, something like that. चलो, थैंक यू अभिषेक. सो डेफिनेटली जो 2-3 एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात की, विल होल्ड अ फ्यूचर सेशन आल्सो. सो थैंक यू फॉर स्पेयरिंग दिस प्रेशियस टाइम फॉर अस.
Thank you for having me here, Devesh. So you can also provide my email or my contact details to the aspirants who are going to write mains this year. जब भी मुझे वक्त मिलेगा, I mean, they can send me their answers. Right. I'll try to find time to evaluate them. अभी 10-15 दिन relatively relaxed है. Yeah, इनफैक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है. सो डेफिनेटली इफ दे सेंड ऑन दैट आल्सो, देयर आल्सो यू कैन गिव यू गाइडेंस रिगार्डिंग सर्टेन आंसर्स. सो आपका पर्सनल ईमेल एंड कांटेक्ट नंबर भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो थैंक यू अभिषेक. Thank you, Devesh. Thank you so much for having. And all the best to all those people who are going to write mains from tomorrow and who are preparing for JKPSC mains also. Good luck. Thank you.